एपिसोड 739 से 740 स्पिरिट वर्ल्ड ये स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना और सब्सक्राइब टू बहुत जरूरी है। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, खतरे में ही तो मजा है। उसके लिए असली फायदा तभी था जब मिशन कठिन हो। उसका असली मकसद था ड्रैगन शरीर मकबरे तक पहुंचना, फिर लेवल बढ़ाना। सबसे बढ़िया होता अगर उसे कोई औषधि अंग से जुड़ा मिशन भी मिल जाता। ग्रीफन हॉल की तरफ से उस पर इतना दबाव था कि अब आर्यन को सोचना पड़ रहा था, क्या वाकई उसके पास पिल रिफाइनिंग प्रतियोगिता के लिए समय बचा भी है? और लेवल बढ़ाना तो अब उसके लिए सबसे अहम बन गया था। आर्यन ने काउंटर की तरफ देखते हुए कहा, असुर बीस्ट का खून वाला मिशन, और अपना सिल्वर टोकन आगे बढ़ा दिया। वहां मौजूद शिष्य ने बिना कोई सवाल किए जल्दी से उसका नाम दर्ज कर लिया। रिवा उसे अवाक होकर देखती रही और फिर बोली, भाई, आपने सच में ये मिशन ले लिया? ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो पिछले कुछ वक्त से मिशन हॉल में काम कर रही थी और उसने बहुत सारे अधूरे मिशन देखे थे। ये वाला मिशन अधूरे मिशनों की सूची में तीसरे नंबर पर था। उस अनजान क्षेत्र में ऐसे खतरे थे जिनकी कोई था नहीं, और ऊपर से वो राक्षसों के पास था तो खतरा कई गुना बढ़ जाता था। जब से पश्चिमी राक्षस पूर्वज की सील टूटी थी तब से कोई भी इस मिशन को छूने तक नहीं गया था। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और बोला, मिशन ले ही लिया है, और वैसे भी तुम अनंत पर्वत श्रृंखला की तरफ जा रही हो ना, तो मैं तुम्हें रास्ते में साथ ले चलता हूँ। रिवा का मन कुछ कुछ पिघलने लगा। वो थोड़ा झेपते हुए बोली, भाई, कहीं आपने यह मिशन मेरे लिए तो नहीं ले लिया? यानी अगर आप ये मिशन पूरा कर भी लें तो आपके अंत कट सकते हैं। वो बहुत जल्दी भावुक हो जाने वाली लड़की थी। वो अब आर्यन को ऐसे देख रही थी जैसे उसके लिए वो सबसे नेक इंसान हो। उसकी आंखें भीगने लगी और वो बोली, भाई, आप कितने अच्छे हैं। आर्यन के भीतर पूर्वज रुद्रदेव की हंसी गूंजी, लड़के, ये लड़की तो तुझ पर लट्टू होने वाली है। आर्यन ने मन में खींचते हुए कहा, पूर्वज, क्या आप थोड़े कम बेशर्म नहीं हो सकते? रुद्रदेव हंसते हुए बोले, बेशर्म तो तू है नहीं, मैं क्यों बनूं? दोनों मिशन हॉल से निकलकर टेलीपोर्टेशन एरे की ओर बढ़ गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद एक और शिष्य मिशन काउंटर के पास आया और बोला, उसने कौन सा मिशन लिया है? जवाब मिला, असुर बीस्ट का खून। इसके ठीक 10 मिनट बाद ग्रीफन हॉल में तलवेश के आंगन में। मास्टर, वो आर्यन अनंत पर्वत श्रृंखला की तरफ गया है और वो औषधि हॉल की उस खूबसूरत लड़की को भी साथ ले गया है, एक शिष्य ने आकर सूचना दी। तलवेश गुस्से से तमतमा उठा, पहले मेरी लड़की छीन ली, अब औरों से भी खेलना चाहता है। आर्यन, अब देखता हूँ कितने दिन और ऐश दिखाता है तू। उसी समय तुषार उठा और ठंडी हंसी में बोला, अनंत पर्वत श्रृंखला है ना? अगर वो महाविद्यालय से बाहर निकल चुका है तो समझो अब उसकी मौत तय है। उसने तलवेश से कहा, मास्टर, मैं ऐसा इंतजाम करूंगा कि वो कभी लौट कर ना आए। तलवेश के चेहरे पर ठंडी मुस्कान फैल गई। ग्रीफन हॉल की ताकत बहुत ज्यादा थी। तलवेश का रसूख इतना था कि उसका एक इशारा काफी था और लोग उसके लिए दौड़ पड़ते थे। ऐसे ही लोगों में से एक था तुषार। तलवेश को तुषार पर पूरा भरोसा था। वो जानता था कि तुषार ग्रीफन हॉल के साधारण शिष्यों में सबसे अधिक शक्तिशाली है। आर्यन को खत्म करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने तुषार से वादा किया था, अगर ये काम वो ठीक से कर दे तो उसे बाहरी अमर महल में ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। ग्रीफन हॉल के असर और उसके पिता के अध्यक्ष होने की वजह से उसे पता था कि हॉल प्रतियोगिता में चुने गए कुछ खास शिष्यों को बाहरी अमर महल में भेजा जाएगा। ऐसे में एक डीमन स्लेयर को तैयार करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। असल में चारों बड़े हॉल के मास्टरों और हॉल अध्यक्षों को इसकी भनक थी। अगर उनके हॉल के ज्यादा शिष्य बाहरी महल में चुने जाते हैं तो हॉल की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और शायद उनकी पदोन्नति भी हो सकती थी। 10 मिनट बाद टेलीपोर्टेशन एरे के जरिए आर्यन और रिवा अनंत पर्वत श्रृंखला की ओर रवाना हो गए। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर उतरे, 8 भाले उनकी गर्दनों पर आ टिके। एक आवाज आई, आखिरकार आधे साल बाद कोई तो फंसा। काफी नसीब वाला है तू आज, हा हा हा। इतने दिन से इंतजार कर रहा था और अब आखिरकार कोई आया। हम लोगों ने जानबूझकर ये एरे खुला छोड़ा था ताकि सप्तचक महाविद्यालय के कचरे खुद जाल में फंसे। असल में जब पश्चिमी अंधकार लोक के राक्षसी पूर्वज चंद्रनेत्र सील से आजाद हुआ था तब वहां कई एरे थे, लेकिन ज्यादातर को वो तबाह कर चुके थे। सिर्फ यही एक था जो बचा था और इसे नष्ट करना उनके बस की बात नहीं थी। आर्यन ने जमीन पर बनी आकृति को देखा और उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। ड्रैगन टेलीपोर्टेशन एरे, बिल्कुल वैसा ही एरे उसने शापित नगरी में देखी थी, शायद ये उससे भी ऊंचे स्तर की थी। अब जब वो ड्रैगन एम्परर के सिर से जुड़ चुका था तो उसे इस एरे से निकलती ड्रैगन ऊर्जा साफ महसूस हो रही थी। लाखों साल बीत जाने के बाद भी यह जगह ऊर्जावान थी। नील ड्रैगन की आवाज आई, ड्रैगनों ने अमरद्वीप में कई एरे बिछा रखे हैं। कुछ टूट चुके हैं पर ज्यादातर अब भी सुरक्षित हैं। जब तुम ड्रैगन क्षेत्र के असली स्वामी बनोगे तब ये सब एरे फिर से सक्रिय हो सकेंगे। ये एरे भी ड्रैगनों की ताकत का हिस्सा थे। आर्यन ने रीवा को अपने पीछे किया और बोला, डरो मत, मैं हूं ना।
रीवा ने भी उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि लड़ने की तैयारी थी। मैं नहीं डर रही। ओह, एक और है, और वो भी एक प्यारी सी लड़की। हा 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 भाइयों, आज तो असली दावत है। इतनी सुंदर लड़की, एक नजर में ही दिल लूट लिया। एक राक्षसी आदमी की आंखें चमक रही थी और उसका गला सूख रहा था। आजा हसीना, थोड़ा खेलते हैं। घबराना मत, हम तुझे ऐसा मजा देंगे कि तुझे जीने से नफरत हो जाएगी। हे। हाँ हाँ हाँ। बाकी सब जोर से हंस पड़े। आर्यन की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। पल भर में उसके हाथ में ड्रैगन स्लेयर आ गया। लगते हैं तुझे मरने की बहुत जल्दी है। हवा में एक झटका सा उठा। उसकी ब्लेड से निकली ऊर्जा में तबाही छिपी थी। एक बार और उसकी ब्लेड से निकली तेज लकीर सीधा उस आदमी के सीने पर गिरी। चर, वो राक्षस सीधे दो हिस्सों में कट गया। तभी सिस्टम की एक आवाज सुनाई दी। बधाई हो आर्यन, तुमने एक राक्षसी योद्धा मारा है। तुम्हें 1300 EXP पॉइंट्स, 200 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो, तुम्हें एक धरती मणि मिली है। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि बाकी सातों राक्षसों को अभी तक कुछ समझ नहीं आया था। आर्यन ने रीवा का हाथ पकड़ा और घेरे से निकलने के लिए दौड़ा। मेरे पीछे रहना, इधर उधर मत भटकना। उसी वक्त बाकी सातों राक्षस एक साथ आर्यन पर झपट पड़े। अब तो तेरा काम तमाम है, खत्म कर दो इसे, एक भी सांस मत लेने देना। आर्यन जरा भी नहीं घबराया। बाएं हाथ से उसने रीवा को अपने पीछे सुरक्षित किया और दाएं हाथ में कसकर थामा ड्रैगन स्लेयर। सातों पर एक के बाद एक उसने 6 वार किए। पल भर में 6 की लाशें जमीन पर पड़ी थीं। सिस्टम की आवाज एक के बाद एक बजने लगी। आखिरी राक्षस डर के मारे वहीं गिर पड़ा। घुटनों के बल पीछे सरकता जा रहा था और कांपती आवाज में बोला, माफ कर दो, मैं अब कुछ नहीं करूंगा, मत मारो मुझे। आर्यन की आवाज ठंडी थी। ठीक है, नहीं मारूंगा, पर पहले ये बता, इस अनंत पर्वत श्रृंखला में कितने ठिकाने हैं तुम लोगों के, और कितने लोग हैं वहां? वो आदमी बिना देर किए बोला, 4 ठिकाने हैं, और कुल मिलाकर 1000 के आसपास लोग हैं। हम तो बस एक छोटी सी टीम थे। कृपया मुझे छोड़ दो वीर, मैं अब कभी कुछ नहीं करूंगा। वो लगातार रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन आर्यन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। एक ठंडी हंसी के साथ उसने ड्रैगन स्लेयर को उठाया और वार कर दिया। डर के मारे उस राक्षस का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने तो सब कुछ बता दिया, तुमने कहा था नहीं मारोगे। आर्यन ने शांति से कहा, क्या मैंने वाकई कहा था? मुझे याद नहीं आ रहा। उसे जिंदा छोड़ना बेवकूफी होती। वो अभी वापस जाकर बाकी राक्षसों को खबर करता, पीछा करता, और फिलहाल आर्यन को खेल खेलने का मन नहीं था। उसका असली मकसद था ड्रैगन शरीर का मकबरा। ब्लेड गिरी और उस राक्षस की आखिरी चीख गूंज उठी, तो भी मरेगा एक दिन, देख लेना। इसी के साथ उसके 2 टुकड़े हो गए। बधाई हो आर्यन, तुमने एक राक्षसी योद्धा मारा है। तुम्हें 1300 EXP पॉइंट्स, 200 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। 8 लोगों को मारने के बाद कुछ खास नहीं मिला, बस 80 अमर मूल्य हो गए थे। अगर कोई किंग सामने आता तो शायद अब तक पागलपन की हद से उसकी ताकत बढ़ती। आर्यन ने लाशों की ओर देखा, फिर रीवा की तरफ मुड़कर कहा, डर तो नहीं लगा? रीवा ने सिर हिलाया, भाई आपने तो कहा था कि आप नहीं मारेंगे, फिर भी मार डाला, क्यों? वो समझ नहीं पाई थी। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम अभी बहुत सीधी हो। उसने कोई और सफाई नहीं दी, बस बोला, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें तब तक नहीं समझ आती जब तक उन्हें खुद ना जिया जाए। यही होता है आगे बढ़ने का तरीका। रीवा को खून खराबा पसंद नहीं था। कोई भी हो, वो जान लेना गलत समझती थी। आर्यन के पीछे पीछे वो भी चुपचाप चल पड़ी। उनके जाने के कुछ मिनट बाद टेलीपोर्टेशन एरिया में एक सफेद रोशनी जल उठी और 5 लोग वहां प्रकट हुए। ये थे तुषार की टीम के वही 5 सदस्य जिन्होंने सुबह पागल दरिंदे टीम को बुरी तरह हराया था। तुषार के लिए लड़ाई सिर्फ जीतने का एक जरिया नहीं थी, बल्कि एक नशा थी। वो नशा जो तभी उतरता जब सामने वाला जमीन पर लहूलुहान हो, सांस लेने की भी हिम्मत खो चुका हो। वो तब तक नहीं रुकता जब तक दुश्मन की आंखों से जीवन की आखिरी चमक भी बुझ ना जाए। इसी वजह से उसने हाल ही में बनी अपनी टीम को यहां लाया था। उसका इरादा साफ था, आर्यन को मारना। चारों तरफ पड़ी लाशों को देखकर तुषार की नजरें ठंडी हो गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है थोड़ा दम रखता है ये लड़का। उसी वक्त उसके बगल में खड़े एक दुबले पतले लड़के ने कहा, भाई 2 लोग दक्षिण पश्चिम दिशा में बढ़ रहे हैं। रफ्तार इतनी नहीं कि पकड़े ना जा सके। तुषार की नजर तुरंत उस दिशा में घूमी और ठंडे स्वर में बोला, पीछा करो। और वो पांचों बिना देर किए दौड़ पड़े। दूसरी ओर अमर महल बुर्जुग सर्गेश्वर के आंगन में धर्मनाथ की आकृति हल्की रोशनी के साथ वहां प्रकट हुई। उसने धीमे स्वर में कहा, महाराज, आर्यन असुर सागर की ओर निकल गया है। सर्गेश्वर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, उनके चेहरे पर संतोष झलक रहा था। असुर सागर, वहां तो ड्रैगन का शरीर दफन है, यानी अब वो ड्रैगन एम्परर की दूसरी समाधि खोलने जा रहा है। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। बुजुर्ग सर्गेश्वर की आंखों में चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, जब वो सारी समाधियां ढूंढ लेगा
शायद उसी दिन ड्रैगन क्षेत्र के द्वार खुलेंगे। हा हा हा। उसे इस बात की जानकारी पहले से थी कि असुर सागर के भीतर ड्रैगन का शरीर छुपा है, और ये भी कि मकर कुल पूरी तरह मारा नहीं गया था। असल में कृष्णकांत सिंह ने उनमें से किसी को मारा ही नहीं, इसलिए मकर कुल वालों ने उस रहस्य की रक्षा करने की कसम खाई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि कुछ राज ज्यादा वक्त तक छुपाए नहीं जा सकते। धर्मनाथ ने थोड़ा झुककर पूछा, महाराज, असुर सागर तो पश्चिमी अंधकार लोक के काफी पास है, क्या आर्यन खतरे में पड़ सकता है? सर्गेश्वर ने आत्मविश्वास से कहा, वो भविष्यवाणी का बालक है, अगर कोई खतरा होगा भी तो वो खुद उससे निपट लेगा। पहले मुझे समझ नहीं आता था, अब सब साफ हो गया है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसकी यादों में वो वक्त लौट आया जब 10-12 साल पहले आर्यन के पिता यानी आलोक सिंह सामने आया था। तब सब कुछ उसकी और उसके गुरु की योजना के मुताबिक चल रहा था, पर एक छोटी सी चूक सब उल्टा कर गई। आलोक सिंह ने उनकी सब चालें समझ ली थी। इस बार ऐसा कोई मौका नहीं दिया जाएगा, अब सिर्फ नतीजा चाहिए। तरीका कैसा भी हो मायने नहीं रखता। सर्गेश्वर ने फिर कहा, सप्तचक्र महाविद्यालय की हॉल प्रतियोगिता पास आ रही है, उसकी पूरी तैयारी शुरू कर दो। पश्चिमी राक्षसों की तरफ से इन दिनों कुछ ज्यादा ही शांति है, मुझे शक है कि कुछ बड़ा हो सकता है। ध्यान रखना, कोई भी राक्षसी ताकत उस प्रतियोगिता को बर्बाद न कर पाए। हर दिशा में जांच कराओ। धर्मनाथ ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश। सर्गेश्वर को पता था कि आर्यन असुर सागर पहुंच चुका है, और ये बात शून्य भूमि के दारकाश को भी पता चल चुकी थी। उसकी दिलचस्पी अब ड्रैगन क्षेत्र के खजाने में और ज्यादा बढ़ गई थी। वो एसफीरा को देखकर बोला, एक और मौका दे रहा हूं तुम्हें, इस बार आर्यन की मदद करनी है। जो भी वो करना चाहता है उसमें उसका साथ दो। मुझे बस इतना जानना है, ड्रैगन क्षेत्र कहाँ है और उसे कैसे खोला जा सकता है। एसफीरा की आंखें जमीन की ओर झुकी हुई थीं, उसने कुछ नहीं कहा। दारकाश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर ये काम अच्छे से करोगी तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को आज़ादी मिल जाएगी, तुम हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगी। एसफीरा की आंखों में एक पल को आग सी चमक दौड़ गई। आज़ादी, एक ऐसा सपना जो उसके दिल में बहुत गहराई से दबा हुआ था। दारकाश ने आगे कहा, लेकिन अगर तुमने काम पूरा नहीं किया तो? उसकी मुस्कान अब ठंडी और डरावनी हो गई थी। फिर ना तो अपनी माँ से मिल पाओगी, ना ही आज़ादी देख पाओगी। तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में होगी, समझी? एसफीरा ने धीरे धीरे अपनी मुठ्ठियां भींच ली और बर्फ सी ठंडी आवाज में कहा, समझ गई। दारकाश ने उसके कान के पास की एक लट को धीरे से हटाया और उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर बोला, जाओ। जब उसने ऐसा किया, एसफीरा का पूरा शरीर सिहर उठा, उसके अंदर डर की लहर दौड़ गई। उसके लिए दारकाश कोई डेविल नहीं था, बल्कि वो एक राक्षस था। एसफीरा बिना पीछे देखे वहां से निकल गई। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी कमरे में दाखिल हुआ और शांत स्वर में बोला, लॉर्ड, क्या आप सच में उसे आजादी देंगे? फिर तो राक्षसों के साथ होने वाली उसकी शादी का क्या होगा? दारकाश ठंडी हंसी हंसा, अगर मैं उसे आजादी का झांसा नहीं देता तो वो मेरे लिए जान लगाकर काम क्यों करेगी? और रही बात राक्षस कुल से शादी की, तो वो इस पर निर्भर करेगा कि ड्रैगन क्षेत्र का खजाना कौन हासिल करता है। अगर वो खजाना मुझे मिला तो ये लड़की। उसके चेहरे पर एक गंदी डरावनी मुस्कान फैल गई। उधर अनंत पर्वत श्रृंखला में आर्यन और रीवा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वो ज्यादा तेज नहीं चल रहे थे, वजह भी थी। रीवा को रास्ते में मिलने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियों से बेहद लगाव था। जहां भी उसे कोई जड़ी बूटी दिखती वो वहीं रुक जाती। ये देखो, तीसरे स्तर की जड़ी बूटी मिल गई, उसने खुशी से कहा। पर्वत श्रृंखला के हर कोने में कोई ना कोई चमत्कारी जड़ी बूटी उगी हुई थी। रीवा का चेहरा खिल गया था। यहाँ कितनी सारी स्पिरिचुअल जड़ी बूटियां हैं, सच में कमाल की जगह है ये अनंत पर्वत श्रृंखला। जैसे जैसे पहाड़ ज्यादा खतरनाक होते जाते हैं, वहां लोगों का आना कम हो जाता है, और जहां लोग कम जाते हैं वहां दुर्लभ वनस्पति का उगना स्वाभाविक है। आर्यन कभी कभी कुछ जड़ी बूटियां तोड़ लेता, लेकिन ज्यादातर वक्त वो डीमन बीस्ट का शिकार कर रहा था, रीवा के लिए रास्ता साफ करता हुआ। तभी जंगल के अंदर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। आर्यन की भौहें सिकुड़ गई। वो तुरंत रीवा के पास आया और बोला, कोई खतरनाक बीस्ट है। उसके बोलने से पहले ही एक विशाल बाघ, जिसके पूरे शरीर पर सुनहरे कवच जैसा कुछ था, सामने आकर खड़ा हो गया। आर्यन ने देखा और बुदबुदाया, अरे ये तो चौथे लेवल का इमोर्टल बीस्ट है। उस बीस्ट से निकल रही ऊर्जा अलग ही स्तर की थी, उसकी मौजूदगी से ही माहौल भारी लगने लगा था। बाघ की आंखें आर्यन पर टिकी थीं, उसके जबड़ों से लार टपक रही थी। आर्यन हंसा, मुझे खाने की सोच रहा है क्या? ठीक है फिर, मैं भी भूखा हूं, देखता हूं कौन किसे खाता है। उसने अपने अमर मूल्य देखे जो 90 थे। काश 100 पॉइंट्स होते तो आसमान तक पलट देता, पर कोई बात नहीं, बिना इसके भी तुझे मारने से कुछ तो अच्छा मिलेगा ही। वो रीवा से बोला, सावधान रहना। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। उसके हाथ में डेविल ब्लेड थी, चालें तेज और हल्की थीं। वो सीधे उस बाघ के सामने आ खड़ा हुआ। आजा। बाघ फिर से दहाड़ा और उसकी पीठ पर चमकती धारियां उभर आई। वो पूरे जोर से आर्यन की तरफ झपटा। उसके पंजे किसी ब्लेड जैसे धारदार थे, जो सीधा आर्यन की तरफ लपके।
आर्यन मुड़ा, स्वॉर्ड सेंस। उसकी ब्लेड सीधे बाघ की ठुड्डी की तरफ चली, लेकिन बाघ का पंजा भी उसे घायल कर गया। उसके सीने पर 3 खून से बहती लकीरें पड़ चुकी थीं। और एक बार आर्यन फिर से दौड़ा। बाघ गुस्से से पागल हो गया था। एक मामूली इंसान को अब तक मार ना पाना उसके लिए बेइज्जती थी। उसने फिर हमला किया और अचानक वो 2 बाघों में बदल गया। आर्यन की आंखें फैली, दोगुना। ये कैसा भ्रम है? नहीं, ये असली विभाजन नहीं है, पर दोनों की ताकत असली जैसी है। अब आर्यन को एक साथ 2 बाघों से लड़ना था। दोनों में से कोई भी भ्रम हो सकता था, पर नुकसान असली होने वाला था। पीछे से रीवा घबराए आवाज में बोली, बड़े भाई, मदद चाहिए? आर्यन ने कहा, तू खुद का ख्याल रख। उस वक्त अगर रीवा बीच में आती तो शायद मदद कम और दिक्कत ज्यादा होती। आर्यन खुद नहीं जानता था कि रीवा किस स्तर पर है, लेकिन इतना तय था कि वह ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। एक इम्मोर्टल बाघ से निपटना मुश्किल था और अब तो 2 थे। उसने सांस खींची, तो मुझे भ्रम से हराएगा तो ले फिर, ये देख। शेडो क्लोन तकनीक। एक झटके में आर्यन के 1000 हमशक्ल वहां उभर आए और हर एक उसकी तरह ही बाघों की ओर टूट पड़ा। दोनों बाघ घबरा गए, चारों ओर से हमले आ रहे थे। आर्यन मुस्कुराया, तो मुझे चालों में फंसाना चाहता था। अब देखा असली चाल क्या होती है। संख्या में मुकाबला। आर्यन ने कभी भी भीड़ से डरना नहीं सीखा था। उसकी हजारों परछाइयों ने पल भर में दोनों बाघों को धक लिया। जैसे ही बाघ एक पल के लिए जड़ हुआ, आर्यन ने तुरंत हमला कर दिया। परम स्ट्राइक। इस वार ने उस बाघ की रक्षा में ऐसी कमजोरी पैदा कर दी कि सीधा भारी नुकसान हुआ। बाघ दर्द में चीख पड़ा। जब दुश्मन कमजोर हो तो उसे खत्म कर देना चाहिए। आर्यन की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। 5वें स्तर की सोलस्टम तकनीक। उसके शरीर से उठती आग और भी भड़क गई। अब वो बाघ पर पागलों की तरह वार करने लगा। उसे किसी भी तकनीक या चाल की चिंता नहीं थी, केवल एक ही सोच थी, कमीने, तूने मेरे सामने घमंड दिखाया। क्या हुआ? इम्मोर्टल बीस्ट हो तो क्या, मरना तो तुझे भी पड़ेगा। बाघ के सिर पर दिखने वाली एचपी लगभग खत्म होने के कगार पर थी। इस बीच कुछ दूरी पर परछाई में खड़ा एक लड़का धीरे से बोला, भाई, ये एक इम्मोर्टल बीस्ट है। अगर यह मर गए तो इसकी इम्मोर्टल रूट भी खत्म हो जाएगी। भाई, 4थे स्तर का इम्मोर्टल बीस्ट भी लाखों धरती मुनियों के बराबर होता है। इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। तुषार सब समझ चुका था। उसने तुरंत आदेश दिया, पहले उस लड़की को काबू में करो। ग्रीफन हॉल के 2 शिष्य तुरंत हरकत में आए। पेड़ों की छाया में जैसे 2 काले साए सरके और पलक झपकते ही रीवा के पास जा पहुंचे। उनमें से एक ने ठंडे हाथों से उसकी गर्दन दबोच ली। उसकी आवाज लोहे जैसी ठंडी थी, उसे रोक दो। रीवा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वहां कोई था। उसका पूरा ध्यान तो आर्यन पर था। अचानक किसी के पास आने से वो चौंक गई और घबराकर चिल्लाई, बड़े भाई। उसी वक्त तुषार सामने आया, होठों पर घमंडी मुस्कान लिए। उसने आर्यन को ऊपर से नीचे देखा और बोला, तू कुछ काम का निकला। इम्मोर्टल बीस्ट को अधमरा कर दिया। अच्छा हुआ, अब तेरी जरूरत नहीं है, जा किनारे हो जा। अचानक 5 लोग सामने आ गए। आर्यन का चेहरा तन गया। उसने इनकी मौजूदगी बिल्कुल महसूस नहीं की थी। पूर्वज रुद्रदेव की आवाज आई, मैं अभी ट्रेनिंग में था, अंदाजा नहीं था कि कोई पीछा कर रहा है। वो हर वक्त आर्यन की सुरक्षा नहीं देख सकते थे, उन्हें भी अपनी ट्रेनिंग करनी होती थी। आर्यन ने उन लोगों के कपड़ों को देखकर पूछा, तो तुम भी सप्तचक्र महाविद्यालय के शिष्य हो? रीवा तुरंत बोली, भाई, आप शायद गलती कर रहे हैं, हम भी सप्तचक्र महाविद्यालय से हैं। पर वो बहुत भोली थी। तुषार हंसते हुए बोला, हमें पता है कि तुम सप्तचक्र महाविद्यालय की हो, तभी तो पीछा कर रहे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद आर्यन को सब कुछ समझ में आ गया। तो तुम लोग ग्रीफन हॉल के शिष्य हो? अकल तो है। तुषार ने दांत दिखाए। उन पागल दरिंदे टीम के 4 बेकार लोगों ने मेरा नाम बताया तो होगा, है ना? आर्यन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें छूने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। तू अगर ओजा को छुएगा जो मास्टर तलवेश की है, तो तेरा मरना तय है। अब उस इम्मोर्टल बीस्ट को हमारे हवाले कर दे, तेरी मौत ज्यादा दर्दनाक नहीं होगी। उसकी नजरों में आर्यन कोई मायने नहीं रखता था, मगर उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन को मारने के साथ ऊपर से इम्मोर्टल रूट का इनाम भी मिलेगा। एक 4थी श्रेणी की इम्मोर्टल रूट वास्तव में बेशकीमती थी, और ऐसे में जहां जल्द ही हॉल प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी, ये काफी फायदेमंद साबित होगी। आर्यन की आंखों में अब ठंडक नहीं, बल्कि आग जल रही थी। उसने गहरी आवाज में कहा, तलवेश। तुषार झल्ला गया। तू कौन होता है जो मास्टर तलवेश का नाम ले? तेरे जैसे बेकार लोग जो दक्षिणी क्षेत्र से आए हैं, उनके मुंह से ये नाम शोभा नहीं देता। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, चुपचाप किनारे हो जा। आर्यन ने एक नजर रीवा पर डाली, फिर उसकी निगाह घूमी और वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, कहते हैं कि शरीफ आदमी अपना बदला लेने में देर नहीं करता, लेकिन मैं एक पल भी नहीं छोड़ता। तुम ही लोग हो जो मेरे सामने चलकर आए हो। अब जाओ सीधे नरक में। आर्यन के सीने में जो गुस्सा था वो कभी कम नहीं हुआ था। अगर उसके साथियों ने उसे रोका ना होता तो पहले ही वो ग्रीफन हॉल में जाकर तबाही मचा चुका होता। लेकिन किस्मत देखो, ये लोग खुद मरने के लिए उसके पीछे चले आए थे। वैसे ये अच्छा ही हुआ, उसे तो यही चाहिए था।
आर्यन गरजते हुए बोला, तुम्हें ये इम्मोर्टल बीस्ट चाहिए ना? तो हिम्मत है तो आओ, छीन लो। तुषार की भौहें तन गईं, लगता है तू खुद मौत को न्योता देना चाहता है। जाओ, खत्म करो इसे। तुरंत एक शिष्य ने अपने हाथ फैलाए। उसके पंजों से दो ग्रीफन जैसी गुर्राहट की आवाजें हवा में गूंजी। उसके पंजे सच में जैसे ग्रीफन के पंजों की तरह लग रहे थे। सीधा आर्यन के गले की तरफ लपके और बोला, झुक जा। उसी वक्त आर्यन के अंदर, अरे वाह, बड़े भाई नील ड्रैगन कोई ग्रीफन के पंजे का इस्तेमाल कर रहा है। क्या जबरदस्त ताकत है, हा 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 हा। अंदर बैठे सभी ड्रैगन जोर जोर से हंसने लगे। नील ड्रैगन ने दुखी होकर कहा, ग्रीफन का पंजा? ये तो मुर्गे का पंजा लग रहा है। फिर वो गुस्से में गरज पड़ा, मास्टर अब इसे असली पंजा दिखाओ। आर्यन चौंका, फिर बोला, समझ गया। अगले ही पल नील ड्रैगन की शक्ति आर्यन के शरीर से फूट पड़ी। वो सच में नाराज हो गया था। उसके सामने कोई पंजे का इस्तेमाल कर रहा था। उस्ताद के सामने उस्तादी। आर्यन ने भी अपने पंजे उठाए। गुर्रर, दो ड्रैगन की धारें हवा में गूंजी, जिससे पूरा इलाका हिल गया। ग्रीफन हॉल के उस शिष्य का चेहरा पीला पड़ गया। वो दहाड़ सुनकर ही डर से कांप गया था। आर्यन ने पंजा घुमाया, अब देख असली पंजे की ताकत। इस एक हमले में आर्यन ने इम्मोर्टल बाघ को मारने का इरादा छोड़ दिया, क्योंकि उसे अभी 10 अमर मूल्य की जरूरत थी। वो सीधे उस ग्रीफन हॉल के लड़के की ओर बढ़ा। आर्यन की उंगलियों से निकली पंजे की लकीरें अचानक असली ड्रैगन पंजे में बदल गईं और सीधे उस लड़के के सिर को पकड़ लिया। चटाक, उसका सिर फट गया। खून की धारें चारों ओर उड़ गईं। वो एक ही झटके में मारा गया। नील ड्रैगन ने नाक सिकोड़ी और कहा, मेरे सामने कभी पंजे का इस्तेमाल मत करना। इसके बाद वो चुपचाप अपनी ताकत वापस खींचकर गायब हो गया। आर्यन ने भी हंसी उड़ाते हुए कहा, ग्रीफन हॉल का स्तर इतना गिर गया है क्या? एक झटका भी नहीं सह पाए। ये साफ साफ अपमान था। ग्रीफन हॉल के जिस ग्रीफन पंजे तकनीक ने सुबह पूरी पागल दरिंदे टीम को कुचला था, अब उनके एक योद्धा को आर्यन ने एक पंजे से मार गिराया। ये घोर अपमान नहीं तो और क्या था। तुषार और बाकी तीनों के अंदर गुस्सा फूट पड़ा। कारण ये नहीं था कि उनका साथी मर गया, बल्कि इसलिए कि आर्यन ने ग्रीफन हॉल का मजाक उड़ाया था। तुषार दहाड़ा, आर्यन। आर्यन ठठाकर हंसा, क्या हुआ? अपने बाप को पुकार रहे हो क्या? तुषार गुस्से से कांपने लगा, तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा, हट जा सामने से, अभी मेरा कुछ काम बाकी है। और ठीक उसी वक्त सिस्टम की आवाज गूंज उठी। अब आर्यन के पास 100 अमर मूल्य हो चुके थे। आर्यन ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसकी मुठियां गरजते बादलों जैसी थी। उसने सीधे बाघ को जमीन पर पटक दिया। तुषार की आंखों में गुस्से की परछाई उतर आई। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? ये चौथे स्तर का इम्मोर्टल बीस्ट था। अगर ये मारा गया तो फिर उसकी इम्मोर्टल रूट भी उसी के साथ खत्म हो जाएगी। वो इम्मोर्टल रूट जिसकी कीमत लाखों धरती मणि के बराबर थी, सब बर्बाद। क्या ये लड़का पागल है? ग्रीफन हॉल के बाकी लोगों के चेहरे का रंग बदल गया। यहां तक कि रीवा भी हैरान थी कि आर्यन ने आखिर क्यों मार डाला इस बीस्ट को। अचानक एक धमाके के साथ बाघ के सिर पर खून का फव्वारा फूट पड़ा। आर्यन का वार एकदम सटीक था। जैसे ही असली बाघ मरा, उसी के साथ उसकी छाया भी गायब हो गई। सिस्टम की आवाज गूंजी और आर्यन ने तुरंत कहा, अमर मूल्य सक्रिय करो। बधाई हो आर्यन, चौथे स्तर के इम्मोर्टल बाघ को मारने पर तुम्हें 1 EXP पॉइंट, 1 अमर ऊर्जा पॉइंट और 1 अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें इम्मोर्टल बाघ ब्लड लाइन मिली है। क्या तुम इसे अवशोषित करना चाहते हो? बधाई हो आर्यन, तुम्हें बाघ आमर इम्मोर्टल रूट मिली है। क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हो? बधाई हो आर्यन, तुम्हें मायावी इम्मोर्टल रूट मिली है। क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हो? बधाई हो आर्यन, तुम्हें माया जगत तकनीक मिली है। क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? आर्यन थोड़ा चौंक गया। 2 इम्मोर्टल रूट एक साथ। आमतौर पर एक इम्मोर्टल बीस्ट से सिर्फ एक इम्मोर्टल रूट मिलती है, पर अब की बार 2 मिल गई थी। इसका मतलब यह नहीं कि इम्मोर्टल बाघ के पास 2 इम्मोर्टल रूट थी, बल्कि यह उसके अमर मूल्य के असर था। जब भी आर्यन अमर मूल्य का इस्तेमाल करता था, उसे मिलने वाली चीजें 10 गुना, 100 गुना, कभी कभी 10,000 गुना तक बढ़ जाती थी। यही अमर मूल्य की शक्ति थी। इम्मोर्टल बाघ ब्लडलाइन निगल ली गई है। ड्रैगन स्लेयर के निगलने से पहले पूर्वज रुद्रदेव ने उस ब्लडलाइन का थोड़ा सा हिस्सा खींच लिया था। वो अब तक 10 से ज्यादा तरह की ब्लडलाइन का अंश इकट्ठा कर चुके थे। पूर्वज रुद्रदेव हर उस इम्मोर्टल बीस्ट या किंग बीस्ट का खून थोड़ा थोड़ा लेकर शुद्ध कर रहे थे, जिसे आर्यन ने मारा था। वो आर्यन के लिए एक अद्वितीय ब्लडलाइन बना रहे थे, जो सबसे शक्तिशाली होगी। आर्यन ने आगे देखा, माया जगत तकनीक। ये किस तरह की तकनीक है? उसने सिस्टम में उसके गुण देखे। सूचना, इस तकनीक के गुणों को देखने के लिए पहले इसे सीखना होगा। आर्यन ने बिना सोचे फौरन कहा, मैं इस तकनीक को सीखना चाहता हूं। बधाई हो आर्यन, माया जगत तकनीक को सीखने पर तुम्हें 100 EXP पॉइंट्स, 100 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 100 शॉप पॉइंट्स मिले हैं। आर्यन ने तुरंत सिस्टम खोल लिया और तकनीक की जांच की। स्किल, माया जगत स्तर, सेल्स्टियल रैंक खर्च।
10,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स। विवरण। यह एक माया तकनीक है। एक बार शुरू होते ही विरोधी माया जाल में फंस जाता है। फंसने के बाद विरोधी को मन मर्जी काबू किया जा सकता है। क्या बात है, आर्यन ने सोचा। उसे लगा था ये कोई आयामी तकनीक होगी, पर यह उससे कम भी नहीं थी। जब तक सामने वाला तकनीक में फंसा है, उसकी जान आर्यन के हाथों में होगी। ये सब देखने समझने में आर्यन ने कुछ ही सेकंड्स लिए थे। उधर इम्मोर्टल बाघ के मारे जाने से तुषार का गुस्सा फूट पड़ा। वो आर्यन की तरफ ऐसे घूर रहा था जैसे आग बरसा देगा। वो समझ ही नहीं पा रहा था इस लड़के ने आखिर किया क्या है। अगला एपिसोड जल्दी। पनीर के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एडिशन को, और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले।